Hello and welcome back to the channel. So, uh, to- today we are going to study one of the most important chapter of Indian Constitution, that is the emergency provision. The emergency provision, it explains how India functioned during the extraordinary situation. Okay, what is the extraordinary situation? Any exceptional situation uh, that threaten the security, financial integrity, and the stability of India. ठीक है? So that is the emergency provision which enable the union government to assume the extraordinary power during that exceptional situation. Okay. Before we start, uh, suppose tomorrow India is attacked by another country, or suppose a state government completely stop functioning. Or imagine the country's economic collapses. Now the question is, can the government continue functioning under normal constitutional rule? Obviously the answer is no. This that is why the constitution provides emergency provision. चलो एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं. नॉर्मली हमारे घर में क्या होता है, हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एक फादर का काम होता है एक घर में अर्न करना. जो मदर होती है हमारी, वो घर का काम देखते हैं, घर मैनेज करते हैं. जो बच्चे होते हैं वो स्टडी करते हैं. तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमें गाइड करते हैं, वो हमारे पेरेंट्स को गाइड करते हैं. सो हर कोई इंडिपेंडेंटली काम करता है अपना अपना, राइट? सो दैट आवर गवर्नमेंट डू इंडिपेंडेंटली अपने काम करती है. हर मेंबर को जो हमारे गवर्नमेंट में है, उनको उनका काम दिया हुआ है कि आपको ये करना है. आपको मतलब एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन देखना है, डिफेंस मिनिस्टर है वो डिफेंस की चीज़ें देख रहे हैं. सो ऑन. ओके. सो नाउ इमेजिन. Okay, coming back to the home example only. Imagine a fire break out in the house. Okay, now will everyone continue doing their normal work? What do you think? Obviously, the answer is again no, because in that circumstances, one person immediately take the charge. Everyone follow that one command until the danger is over. After the fire is controlled, everyone goes back to their normal duties. So, in the same way, India works. Okay, normally हमारा जो इंडिया है वो फेडरलिज्म को फॉलो करता है. ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी होती है ना, इंडिया यूनिटरी हो जाता है. ठीक है, और जैसे ही हमारी इमरजेंसी खत्म होती है, वो फिर से फेडरलिज्म में वापस आ जाता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे क्यों इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया. ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका ये मानना था कि ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होते हैं ना, इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर की ज़रूरत होती है. और वो जो पावर है ना, वो टेम्पररी ही होने चाहिए. ठीक है, उनकी एक फेमस आइडिया था कि ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स इंडिया इज फेडरल, during emergency India become unitary, and after emergency India become federal again, as I have discussed above. चलो, तो ये तो हमने देख लिया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इमरजेंसी के टाइम में यूनिटरी हो जाता है, फिर वो फेडरल कैरेक्टर में वापस आ जाता है जैसे इमरजेंसी खत्म होती है. ठीक है, अब जो ये प्रोविजन है ना, ये वेमिनर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से इंस्पायर्ड है. प्लीज रिमेम्बर दिस. ओके, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
बिकॉज़ कभी-कभी ना ऐसे क्वेश्चन्स आ जाते हैं कि कहाँ से इंस्पायर्ड है इमरजेंसी प्रोविज़न? यू हैव टू रिमेंबर द कंट्री, ओके जर्मनी से आया है, उसके लेमिनर कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ठीक है? क्या अब हम कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स की अगर बात करें तो 352 टू 360 जो है ये आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इमरजेंसी प्रोविजन से डील करते हैं एंड दिस इज द पार्ट ओके दिस इज पार्ट 18 ओके और हम्म, ठीक है before jumping to the article let me explain you the type. Okay, there's a three types of emergency. ठीक है, पहली है हमारी नेशनल इमरजेंसी जो हमारी 352 में है। ठीक है, उसके बाद है हमारी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी जो हमारे आर्टिकल 356 में है और जो तीसरी इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा चलो अ, हम इससे पहले इन चीज़ों पे जाए ना, हम थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं इनको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, दिस थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। तो क्या हम ऐसे याद कर सकते हैं? नेशन स्टेट मनी, नेशन स्टेट प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, एंड मनी फाइनेंशियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, दैट इज 352। ठीक है, उसपे जाने से पहले हमने 3 इमरजेंसी देख ली है। ठीक है, ये प्रोविज़न पे हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अभी हम विल डील विद 352 दैट इज़ आवर नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और क्यों ये प्रोविज़न आए वो हमने देख लिया भाई, सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, हमारी इकोनॉमिक कोलैप्स ना हो जाए, इवन टू मेंटेन आवर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर हम बैकग्राउंड थोड़ा सा समझेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो जो मेंबर्स थे ना दे हैड विटनेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस एंड द एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, तो उनका क्या, जो फार्मर्स उनका फ्रेमर्स थे हमारे, उनका बिलीव था कि जो इंडिया है उनके पास एक इंडिया के पास एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन होना चाहिए जो इनेबल करे हमारे यूनियन गवर्नमेंट को कि वो नेशनल में जब भी एक क्राइसिस हो तो वो उसको इफेक्टिवली उसका रिस्पॉन्स कर सके। so this provision was inspired by the Weimar Constitution of Germany that we have discussed earlier. However, unlike the Weimar Constitution, the Indian Constitution later introduced several safeguards to prevent the misuse, especially after the experience of 1975 emergency. ठीक है, हाँ, एक चीज़ ना हमेशा याद रखना, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ओके, क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट है? बिकॉज जो हमारी सोसाइटी की नीड है, जो हमारी सोसाइटी की सर्कमस्टांसेस है ना, वो चेंज होती रहती है। तो टू एज उन नीड्स को, उन सर्कमस्टांसेस को प्रॉपरली फुलफिल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, उनको डील करने के लिए हम अमेंडमेंट ला सके अपने प्रोविजंस में एज पर द circumstances, as per the society needs and the situation. That's why it's a living document. Okay, अब हम बात करेंगे 352 की। ठीक है, अब देखो 352 जो है वो ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जब 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 भी सिक्योरिटी, जो हमारी सिक्योरिटी होगी इंडिया की, वो अगर थ्रेटेंड होगी किन तीन चीजों से। फर्स्ट इज वॉर,
second is external aggression, and third is armed rebellion. Please remember these three grounds: war, external aggression, and armed rebellion. I'm again repeating it: war, external aggression, and armed rebellion. Okay, अगर इन तीन ग्राउंड से इंडिया थ्रेटन हो रहा है तो our president can declare a national emergency. It is the constitutional mechanism that enables the union government to take extraordinary measure to protect the country. ठीक है, तो इन तीन ग्राउंड में जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होगी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स ले सकती है अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं एज आई टोल्ड यू कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो डिक्लेयर होगी कब, जब सिक्योरिटी इंडिया की या फिर किसी पार्ट ऑफ इंडिया की अगर थ्रेटन्ड होगी बाय द वॉर, बाय एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द आर्म रेबेलियन। ओके, पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था ना, तो उस टाइम पे द कॉन्स्टिट्यूशन यूज द टर्म इंटरनल और डिस्टर्बेंस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आर्म रेबेलियन पहले क्या था? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जब, उस टाइम पे दिस वर्ड internal disturbance it was replaced by armed rebellion. ठीक है, so अच्छा चलो, एक एग्जांपल से पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले इससे पहले आई अगेन कम बैक टू दिस थ्री ग्राउंड। अगर हम वॉर की बात करते हैं ना, तो इंडिया जो है, इंडिया ऑफिशियली फाइट्स अनदर कंट्री। फाइट इन एग्जांपल है इसका 1962 का, जब चाइना का वॉर हुआ था। ठीक है, फिर हमारा 1965, थ्री देयर इज थ्री टाइम व्हेन इंडिया विटनेसेस दिस इमरजेंसी सिचुएशन, एंड द फर्स्ट वन इज in 1962 जब चाइना वॉर हुआ था। सेकेंड इज इन 1965 when Pakistan attacked India, and third is the third is the armed rebellion. So a violent armed uprising against the government. uh, जैसे स्टूडेंट ना हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्म रेबेलियन जो है, इट इज नॉट प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशन, इट रिक्वायर्स व्हाट? ऑर्गेनाइज्ड आर्म वायलेंस। ठीक है, तो पहले एज आई टोल्ड यू कि अमेंडमेंट हुआ था जब 44 अमेंडमेंट, तो ये इंटरनल डिस्टरबेंस जो है, इसको चेंज करके, अमेंड करके रिप्लेस किया गया था आर्म रेबेलियन से। ठीक है, क्यों किया गया था? बिकॉज इंटरनल डिस्टरबेंस जो है ना, उसका मिसयूज हुआ था 1975 के इमरजेंसी में, तो उसके बाद ये हुआ था। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहा है पीसफुली, तो क्या इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकता है? नहीं। Recent example लेते हैं, the student were protesting nearby the Jantar Mantar in Delhi. They are protesting for the accountability. They are asking for the accountability from the government. Okay, so can emergency can be declared for this protest? Obviously no. कोई वर्कर है, अगर वो स्ट्राइक पे जाएगा, तो क्या उसके लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दोगे? नहीं। तो अब कब होगा फिर ये ग्राउंड? तो सपोज करो अगर थाउजेंड ऑफ पीपल है, दे आर कैरिंग वेपन एंड अटैक द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, then then you can declare the emergency that may arm to arm rebellion. Okay, no, ओके, आर्म रिबेलियन तब होगा जब आप वेपन लेके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे अटैक करोगे। ठीक है, कौन डिक्लेयर करेगा इमरजेंसी? प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आगे हम और भी देखेंगे कि प्रेसिडेंट अकेले नहीं कर सकते, इसमें भी अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम थोड़ा सा अगर समझोगे, तो हर डिपार्टमेंट अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। जो डॉक्टर है वो पेशेंट को मैनेज करते हैं। अब अगर अर्थक्वेक आ जाएगा, तो हॉस्पिटल डायरेक्टर जो है वो इमिडिएटली चार्ज ले लेगा, वो डॉक्टर्स को एलोकेट करेगा, कंट्रोल करेगा रिसोर्सेज को,
और कॉमन डायरेक्शन ऑब्वियसली इशू करेगा, कोई भी जो जो डिपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज बिकॉज सर्वाइवल बिकम द प्रायोरिटी। ठीक है, और जैसे ही वो अर्थ को एक खत्म होगा तो फिर सारे अपने नॉर्मल काम करने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम में फेडरल होगा, अदरवाइज यूनिटरी हो जाता है, फिर से फेडरलिज्म रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, ये 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1971 इंडिया इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, फिर एक्सटर्नल एग्रेशन में अगर हम समझे तो इट मीन्स an attack and hostile action by another country, even if there is no formal declaration of war. अब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर क्या है, वो नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर अटैक हो गया, या फिर लार्ज स्केल attack by another country, या फिर armed infiltration which is supported by a foreign state। ठीक है, तो आर्म रिबेलियन हमने समझ लिया कि जहाँ वेपन का यूज हो, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल की अथॉरिटी को या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को थ्रेटन हो, सीरियस थ्रेटन हो, ऑर्गेनाइज्ड रेसिस्टेंट हो। ठीक है, तो उसमें होगा। अगर जो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, स्ट्राइक होगी, या फिर कोई पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है, तो वो आर्म रिबेलियन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि 44th अमेंडमेंट में ये चेंज हुआ था। ठीक है, अब देखो, मैंने प्रोसीड्यूर क्या है, कब कैसे डिक्लेयर होती है इमरजेंसी, इसको स्टेप वाइज समझाया। आई हैव ट्राइड टू ब्रेक डाउन द 352 इन पार्ट वाइज, स्टेप वाइज। ठीक है, तो अब अब क्या है कि जो प्रेसिडेंट है, हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी जब भी स्टेट नेशन को या फिर पार्ट ऑफ इंडिया को, या इंडिया के किसी पार्ट में, या इंडिया को अगर थ्रेटन लगेगा उनको तो। ठीक है, लेकिन the Union Cabinet consider the national situation। जो कैबिनेट है वो रिटन एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को, और ये जो कैबिनेट का रिटन एडवाइस देना, ये भी 44th अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और उसके बाद से जो प्रेसिडेंट है, आफ्टर द रिटन एडवाइस फ्रॉम द कैबिनेट एंड यूनियन कैबिनेट, वो इमरजेंसी को डिक्लेयर करेगी। और ठीक है, और if we'll talk about the proclaiming majority की अप्रूवल के लिए कितनी चाहिए होती है, फॉर डिसअप्रूवल, या फिर अगर रिजेक्ट होता है, रिवोक होता है, तो क्या मेजॉरिटी चाहिए होती है, सिंपल चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, वो हम अभी इसमें देखते हैं। ठीक है, आगे कि ये मैंने रिवोकेशन और उसकी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। और जो तीन फर्स्ट इमरजेंसी एज वी हैव डिस्कस 1962 में हुई थी, जो सेकंड नेशनल इमरजेंसी थी वो 1971 में हुई थी, और जो थर्ड थी वो 1975 में हुई थी। ठीक है, तो अभी तक तीन इमरजेंसी ही हुए हैं इंडिया में। नाउ अगेन लेट्स कम बैक to 352 and let's understand 352 for today, and then tomorrow class will discuss 353 and 354. We'll try to discuss each and every provision in detail। ठीक है, और जो इनके केस लॉज है ना, वो मैं एक अलग क्लास में सिर्फ केस लॉज एक्सप्लेन करूंगी, और उनसे हम डील करेंगे। ठीक है, अब देखो 352 है, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाता है कि ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट कर रही है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन हो रहा है बाय वॉर, बाय एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। ठीक है, हमने देख लिया 44th अमेंडमेंट वाला। ठीक है, unless the decision of union cabinet
ठीक है, communicated to him in writing, president cannot declare the proclamation, ठीक है। जब तक यूनियन कैबिनेट इन रिटन अपना डिसीजन प्रेसिडेंट को नहीं दे देता है, तब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो प्रोक्लेमेशन होगी ना, ठीक है, प्रेसिडेंट की, वो दोनों हाउस लेट बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, दोनों हाउस में रखी जाएगी, एंड इट सीजेस टू एक्सपायर इन 1 मंथ इफ इट इज नॉट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। तो 1 महीना का टाइम होता है, अगर 1 महीने में उन्होंने नहीं अप्रूव करा ना, तो वो फिर तुम्हारी चीज एक्सपायर कर जाएगी, ठीक है। अगर अगर वो अप्रूव हो जाती है, देन इट विल इनिशियली 6 मंथ के लिए क्या होती है, वैलिड होती है। अब समझो, अगर इमरजेंसी कंटिन्यू करती है ना, तो और वो अप्रूव होगी पार्लियामेंट से हर 6 महीने में, ठीक है। और इसको कि मतलब कि हर 6 महीने 6 महीने, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। Approval of proclamation by parliament required special majority, ठीक है। अप्रूवल के लिए they need a special majority, ठीक है। मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट प्लस योर वोटिंग, ओके। एन इमरजेंसी कैन बी फॉर द होल और द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरे इंडिया के लिए भी हो सकती है वो इमरजेंसी, या फिर किसी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए भी हो सकती है। अब बात ये तो हो गया कि भाई अप्रूवल का, एंड अगर कंटिन्यू होती है तो क्या है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि भाई अगर अप्रूव होती है तो 1 महीने के लिए दोनों हाउस में रहेगी, अगर उस टाइम तक अप्रूव हो गई तो ठीक है, वरना वो एक्सपायर कर जाती है, ठीक है। और अगर अप्रूव हो गई तो 6 महीने तक रहेगी, फिर हर 6 महीने में अगर अगर कंटिन्यू करती है तो हर 6 महीने 6 महीने ऐसे करके वो वापस से अप्रूव होती है, एंड देन द इमरजेंसी रिमेन कंटिन्यू, ठीक है। अब बाई अप्रूवल के लिए जो प्रोक्लेमेशन है पार्लियामेंट, प्रोक्लेमेशन है पार्लियामेंट का, उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी में मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट प्लस वोटिंग, ओके। तो अब अगर हम बात करें डिसकॉन्टिनेंस ऑफ इमरजेंसी की, तो जो लोकसभा रिजोल्यूशन, ठीक है, उससे नोटिस साइन बाय नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ Lok Sabha, and a special sitting shall be held within 40 days of receipt of such notice. Okay, ये अप्रूवल, ये याद रखना, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दिस 6 मंथ, 1 मंथ, ये दो तीन चीजें ना याद कर लेना बिल्कुल ही, ठीक है। प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकता है प्रोक्लेमेशन, ठीक है। या फिर जो लोकसभा है, आई टोल्ड यू, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा, अगर रिटन नोटिस देते हैं या फिर उनकी स्पेशल सिटिंग होती है, ठीक है, और अगर लोकसभा पास कर देता है रिजोल्यूशन, तो भी प्रेसिडेंट उसको रिवोक, प्रेसिडेंट जो है वो रिवोक करेगा फिर इमरजेंसी को, ठीक है। बाकी हमने तीन वो देख लिए हैं इमरजेंसी के, एंड जो टॉकिंग अबाउट द केस लॉ, तो वो हम आगे डील करेंगे इन सेपरेट क्लास। फॉर टुडे दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। ये अच्छे से देख लेना, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज जस्ट लाइक, share and subscribe, and don't forget to comment if you have any query, any questions, okay. Thank you everyone.